हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की। और बेटा ये जो सेशन है शाम को 5 बजे हर दिन आप देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और काफी पर्सनल मैसेजेस आ रखे हैं बच्चों के जो ये बताते हैं कि हमारे में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। उम्मीद है आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। इंग्लिश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। काफी सारा इम्प्रूवमेंट आया होगा। और ज्यादा बेसिक से जानना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक अपना एसएससी का कोर्स अवेलेबल है, एक आरएएस के लिए पूरा बैच उपलब्ध है, एक ट्रांसलेशन वाला बैच उपलब्ध है। ट्रांसलेशन में 46 47 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, पर डे एक क्लास अपडेट इसमें हो रही है। बाकी ये जो बताया मैंने आपको एसएससी वाला ये कंप्लीट है, और एक ये आरएएस वाला ये कंप्लीट कोर्स उपलब्ध है। यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच 2025 वाला और रिकॉर्डेड 2024 वाला ये दोनों साथ में मिल रहे हैं, ठीक है, इसी कीमत पर। और बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिएगा एप्लीकेशन पे, समझ में आएगा। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। पहले क्लोज टेस्ट देखते हैं आज की क्लास का। लेटर ऑन विल टॉक अबाउट टुडेज एडिटोरियल। क्या कहना चाह रहा है देखो ये, देयर वॉज नो विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन। कि ना तो कोई विराट कोहली था, ना ही रोहित शर्मा था, और ना ही रविचंद्र अश्विन था। देयर वॉज नो जसप्रीत बुमराह द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर डैश। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि ये लोग तो थे ही नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं था। और कह रहा है जसप्रीत बुमराह भी नहीं था। अब ये नहीं नहीं करते आ रहा है और ये भी नहीं, तो ऐसे केस में जब आपको बोलना हो ये भी नहीं, वहां पे हम लगाते हैं ईदर, ठीक है। और ईदर के लिए ये दे रखा है 3 नंबर। नीदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नो दे रखा है ऑलरेडी, और नो दे रखा है तो फिर आप यहाँ पे नीदर नहीं लगा सकते, नेगेटिव वर्ड है ऑलरेडी ये। देन है वो कल तुलना करने के लिए आता है, तुलना यहाँ पे हुई नहीं है, और नोर आता है नीदर के बाद, या फिर ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ऐसा कुछ इसमें दे नहीं रखा है। आगे दे रखा दिस वाज शुभमन गिल्स न्यू टीम। अब ये कह रहा है कि ये जो थी ना शुभमन गिल की नई टीम थी, दैट केम रोरिंग बैक। रोर बैक का मतलब है दहाड़ते हुए वापस आई। रोर जो होता है वो शेर की दहाड़ को बोलते हैं। तो ये शुभमन गिल की नई टीम थी जो कि दहाड़ते हुए उसने वापसी की, व्हेन पुश्ड टू अ डैश, जब इसने पुश किया टू अ डैश। टू अ डैश का मतलब क्या है, विक्ट्री, कॉर्नर, डेस्टिनी या टाई। विक्ट्री होता है जीत, पुश्ड टू अ विक्ट्री नहीं होगा। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। पहली बात तो आप इसको समझिए पहले वाले से, उससे भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए विक्ट्री वाला। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसने रोर बैक किया है, इसने वापस से दहाड़ लगाई है, वापस से कमबैक किया है। कमबैक किया है तो सोचिए कि पहले तो ये हार गए होंगे, वरना जीत गए होते तो फिर वापसी का तो जिक्र ही नहीं होता, तो इसलिए विक्ट्री तो नहीं आएगा। इनमें डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी होता है भाग्य, तो भाग्य की बात तो नहीं कर रहा ये। टाई का मतलब है ड्रॉ होना मैच का, इसकी बात नहीं कर रहा। एक पुश टू अ कॉर्नर एक फ्रेज होती है जिसका मतलब है कि आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया गया, किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन में डाल दिया गया, उसके लिए हम यूज करते हैं पुश टू अ कॉर्नर। बात समझ में आ गई। पुश टू अ कॉर्नर का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना, या फिर कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन में डालना। तो ये शुभमन गिल की नई टीम थी जिसने कमबैक किया, और तब कमबैक किया जब इसको मुसीबत में डाल दिया गया था, ये हार चुकी थी, ठीक है। आगे देखिए, डैश ऑफ 0-1 आफ्टर द डिफीट इन अ टेस्ट। सोचो पहला टेस्ट मैच जो था उसमें ये हार गई थी, और हारने के बाद में क्या होगा यहाँ पे, क्या लीड करेगी टीम हारने के बाद में ना। क्या यहाँ पे कीप, कीप का मतलब बनाए रखना होता है मोमेंटम, ऐसा नहीं है। लूजिंग का मतलब खोना है, तो सब डिफीट तो दे ही रखा है, लूजिंग 0-1 थोड़ी होगा। भी ये तो एक श्रृंखला जो है, कोई सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच में, इसमें 0-1 की बढ़त, यहाँ पे एक इंग्लैंड है और जो 0 पे है वो इंडिया है। इसका मतलब भारत क्या कर रहा है, पिछड़ रहा है, और पिछड़ने के लिए यहाँ पे वर्ड है ट्रेलिंग, तो ट्रेलिंग आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है ट्रेलिंग 0-1 आफ्टर द डिफीट इन अ टेस्ट, दे शुड हैव वन एट लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे शुड जो है वो आ रहा है मस्ट के सेंस में। शुड जो है वो किस सेंस में आ रहा है, मस्ट के सेंस में आ रहा है। मतलब जरूर से जरूर इनको जीतना ही चाहिए था लीड्स में, ठीक है। वो टेस्ट मैच जो इनको जीत लेना चाहिए था लीड्स में। शुभमन्स बॉयज इन अबाउट अ वीक्स टाइम, तो शुभमन के जो लड़के हैं, शुभमन की टीम के जो प्लेयर्स हैं, लगभग एक सप्ताह के टाइम में डैश द हेडिंगले हार्ट ब्रेक। तो हेडिंगले में जो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, टू विन एट एजबेस्टन एंड लेवल द सीरीज, इन्होंने सीरीज को कर दिया बराबर। हार्ट ब्रेक का मतलब दुखांत घटना को बोलते हैं, जिससे तुम्हारा दिल टूटा है वो घटना है। तो क्या आ जाएगा, तो कह रहा है कि भाई पहले तो ट्रेल कर रही थी, पहले तो पिछड़ रही थी, उसके बाद जो इसके प्लेयर्स हैं
एक वीक के समय में इन्होंने क्या किया, इन अबाउट अ वीक्स टाइम वन सफर्ड लीड ओवरकेम। सोचो, हार्ट ब्रेक को जीता थोड़ी ना इसने, हार्ट ब्रेक को थोड़ी विन कर सकते हो, सफर किया इसने हार्ट ब्रेक, ठीक है। इन अबाउट अ वीक्स टाइम सफर्ड द, ये हार्ट ब्रेक सफर किया फिर जीता, तो ऐसा वर्ड लगाओ जिसमें ये हार्ट ब्रेक को इसने सह लिया हो, हार्ट ब्रेक पर इसने काबू कर लिया हो, फिर इससे आगे निकल गया हो, ऐसा वर्ड यहाँ पे ओवरकेम है। ये तो वैसे ही नहीं आएगा, लीड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए, पास्ट की घटनाएं हैं और पास्ट की बात हमें वन आएगा नहीं। सफर्ड आ सकता था लेकिन ये आगे दे रखा है टू विन, कि जीत भी गए, इसका मतलब ओवरकेम किया, कमबैक किया, कंट्रोल किया उस चीज पर, काबू पाया है, मुसीबतों पर काबू पाने को बोलते हैं, मुसीबतों पे पार पाने को बोलते हैं ओवरकम। शुभमन्स फर्स्ट टेस्ट ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है भाई विक्ट्री, ट्रायम्फ का मतलब लिखिएगा विक्ट्री, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। तो शुभमन का जो पहली टेस्ट विक्ट्री है एज कैप्टन, कप्तान के रूप में, वाज अबाउट हिम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो इस बारे में थी कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया, बिल्कुल आगे आकर ये खेले हैं, इन्होंने बिल्कुल आगे आकर लीड किया है टीम को, लिफ्टिंग हिज डैश टीम, ऐसी टीम को उठाया है ऊपर, और ट्रस्टिंग हिज प्लेयर्स, अपने प्लेयर्स पर विश्वास किया है। टीम कौन सी टीम को उठाया है, अगर ये पहले से विक्टोरियस होती, विजयी होती, तो उठाने की जरूरत कहां थी, पहले से कॉन्फिडेंट होती तो क्यों उठाने की जरूरत थी। और कोई का मतलब होता है शाई, शर्मीली टीम को उठाया है, या डिफ्लेटेड का मतलब होता है ऐसी टीम जो कि लेस होपफुल थी, जो निराश थी, ठीक है, लेस कॉन्फिडेंट थी, जिसमें विश्वास की कमी थी, ऐसी टीम को उठाया। एक डिफ्लेट का मतलब टायर में हवा निकालना भी होता है, तो ऐसा टायर जिससे हवा निकली हुई हो उसको भी आप डिफ्लेटेड बोलते हैं, और ऐसा टायर जिसमें हवा भरी हुई हो उसको आप इन्फ्लेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है कि लेस होपफुल या लेस कॉन्फिडेंट, ऐसी टीम जिसमें विश्वास कम था, जो आशा जिसने कम लगा रखी, निराश टीम थी, उसको इसने ऊपर उठाया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डिफ्लेटेड। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोज टेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद न्यू एडिटोरियल ऑफ टुडे, क्विक फिक्स। क्विक फिक्स नाम से एडिटोरियल है। क्विक का मतलब है त्वरित, बहुत ही जल्दी, और फिक्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। फिक्स का मतलब यहाँ पे है सॉल्यूशन से, फिक्स का मतलब है यहाँ पे रेजोल्यूशन से, फिक्स का मतलब है यहाँ पे समाधान से, रेमेडी से, तो ये सारे इसके सिनोनिम हैं। तो यहाँ पे जो फिक्स के सिनोनिम हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, रेमेडी हो सकता है, या आप इसे क्योर कह सकते हो, या आप इसे सॉल्यूशन कह सकते हो। तो क्विक फिक्स है, क्विक यहाँ पे है एडजेक्टिव और फिक्स यहाँ पे है नाउन। तो क्विक फिक्स का मतलब हो गया ऐसी समाधान, ऐसा क्योर, ऐसा उपाय जो बहुत जल्दी, मतलब त्वरित उपाय, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। किसको लेकर लिखा गया है, इंडियाज रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, भारत के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम को लेकर लिखा गया है। रिसर्च डेवलपमेंट अनुसंधान विकास भारत का, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस है, अपोस्ट्रोफे का मतलब है जिनिटिव केस है, संबंध बता रहा है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ है वो नाउन दे रखा है। तो ये दे रखा है भारत के रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर, भारत के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को लेकर। इनोवेशन का मतलब नवीनीकरण होता है, कोई भी चीज जो नई हो उसको बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है वो नोवेल्टी या न्यूनेस हो जाएगा, नोवेल्टी या न्यूनेस, ठीक है। किसको लेकर लिखा गया, आगे देखो, बजटरी अलाउंसेज, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, भत्ते को आप ग्रांट बोल सकते हो, जो भी चीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है अपनी सैलरी के अलावा उसको हम बोलते हैं अलाउंसेज। तो बजटरी अलाउंस मतलब बजट में जो भत्ते हैं, अलोन मतलब अकेला, वही केवल बजट वाले भत्ते ही, अलोन यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अलोन जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर सकता है। तो बजटरी अलाउंसेस जो हैं अकेले वो सॉल्व नहीं करेंगे भारत की आर&डी प्रॉब्लम को, आर&डी का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम को, आर का मतलब है रिसर्च और डी का मतलब है डेवलपमेंट, इस समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे। तो बजटरी अलाउंसेस में बजटरी है भाई नाउन, और अलाउंसेज है वो क्या है, एग्जैक्ट नाउन, सॉरी, बजटरी है वो एग्जेक्टिव और अलाउंसेज क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। अलोन ये एग्जेक्टिव हो जाएगा, वांट सॉल्व, बजट अलाउंसेज पूरा मिला के सब्जेक्ट बन गया। इसकी वर्ब है वो ये है वांट सॉल्व, जिसमें आप देखिए वांट जो है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट को शॉर्ट में वांट बोलते हैं, शैल नॉट को शॉर्ट में शेंट बोलते हैं। विल नॉट इसको बोलते हैं शॉर्ट में वांट, और शैल नॉट इसको हम शॉर्ट में कहते हैं शेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वांट, और शैल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शेंट। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नॉट निगेट करने के लिए आता है वाक्य को, और इंडियाज R&D प्रॉब्लम ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसमें इंडिया नाउन है, R&D प्रॉब्लम नाउन है, अपोस्ट्रोफ है, तो जेनिटिव केस है। अब पढ़ते हैं विस्तार से। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली मतलब हाल ही में, अप्रूव किया मतलब क्या कह सकते हो, मंजूरी दी, किसको, ₹1,00,000 करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम, इस 1,00,000 करोड़ रुपए की इस स्कीम को, दैट एम्स जिसका लक्ष्य है, टू इंसेंटिवाइज मतलब प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, किस लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, बेसिक रिसर्च में, जो बेसिक अनुसंधान है उसमें। तो देखो द यूनियन कैबिनेट ये आपका सब्जेक्ट है, यूनियन कैबिनेट तो क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इसकी वर्ब जो है वो है अप्रूव्ड, रिसेंटली जो है वो है एडवर्ब। तो ये कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रूवल दिया है मतलब इसने ग्रांट किया है, इसने सैंक्शन किया है ना, इस अप्रूवल का मतलब यही है, अप्रूव किया है मतलब इसने ग्रांट किया है, इसने सैंक्शन किया है, किस चीज को, ये पूरा जो है यहां से लेकर स्कीम तक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। 1,00,000 करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम जो है, RDI स्कीम है, इसको लॉन्च किया है, इसको अप्रूवल दिया है, इसको सैंक्शन किया है, इसको आप सैंक्शन कह सकते हो, स्वीकार किया है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट बीच में आ रहा है, सीधी सी बात है कि इसका संबंध किससे होगा, पहले वाली चीज से। विद दैट अगर बीच में आ गया तो सीधा सा मतलब यही है ना, तो कि इसका संबंध पहले वाले शब्द से है। तो पहले वाला शब्द क्या है, स्कीम, स्कीम के बारे में बता रहा है, वो स्कीम जिसका लक्ष्य है। याद रखना, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, कि एम के बाद दो चीजें लगती हैं। एम के बाद कभी कभी तुम्हें एट मिलेगा, कभी कभी टू मिलेगा। एट तब मिलेगा जब इसके बाद या तो कोई नाउन होगी, और या फिर वर्ब अगर होगी तो आईएनजी फॉर्म में होगी, सीधी सी बात है, प्रिपरेशन में आईएनजी आता है। और टू तब लगेगा जब इसके बाद में वर्ब होगी, और कौन सी फॉर्म होगी, बेस फॉर्म होगी। एम के बाद एट कब आता है, जब एम के बाद में आपको नाउन मिले, या फिर आपको मिले वर्ब के साथ में आईएनजी। और एम के साथ टू कब लगता है, जब वर्ब की बेस फॉर्म मिले। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टू लग रखा है क्योंकि बेस फॉर्म लग रही है। इंसेंटिवाइज जो है इसका मतलब होता है एनकरेज करना, इंसेंटिवाइज का मतलब क्या है, एनकरेज करना। प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना भाई, अच्छे से समझ जाना कि क्या कहना चाहता है। तो एनकरेज करना, एक इसको बोल सकते हैं आप स्टिम्युलेट करना, ठीक है। आप इसको और कह सकते हैं मोटिवेट करना, और कह सकते हैं गैल्वेनाइज करना, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, ठीक है साहब। तो वो स्कीम है जिसका लक्ष्य है क्या करना, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। किस लिए करना, टू इन्वेस्ट, निवेश करने के लिए। ये हो गया पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य बताने के लिए क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव, टू के साथ बेस फॉर्म। और ये इन्वेस्ट किस में करना है, इन्वेस्ट में इन लगता है, किस में करना है, बेसिक रिसर्च में, जो एकदम मूल स्तर पे जो रिसर्च हो सकती है ना, उसमें। समझ में आ गई इतनी बात, आगे देखो। द स्कीम विल प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइज, मतलब से मिलकर बना होना, इसमें शामिल होना। इसको आप और कह सकते हैं इन्वॉल्व, और इसको आप कह सकते हैं एनकम्पास, और इसको आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेट। इन सब का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। याद रखेंगे क्या बातें, कि कंसिस्ट के साथ में ऑव लगता है, लेकिन अगर आप इसको बिना किसी ऑफ के लगाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कंप्राइज। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्राइज हमेशा अकेला ही आता है। बी के साथ अगर कंप्राइज लगा दिया, बी से मेरा मतलब है इजेमार वॉजवर से, तो आप याद रखिएगा कि इसके साथ में क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। कंप्राइज्ड में ऑफ लगता है अगर ये बी के साथ हो तो, क्लियर है। तो स्कीम जो है, कौन सी स्कीम है, अभी बात करके आए RDI, इसीलिए इसने लगा दिया द। इस स्कीम को सब्जेक्ट मान लीजिए, इसकी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्राइमरीली मतलब प्राथमिक स्तर पे, ये इसका एडवर्ब है, किसका, वर्ब की विशेषता बता रहा है। कंसिस्ट यहां पे हो गई वर्ब। तो इस स्कीम में मेनली, प्राइमरीली मतलब मेनली शामिल होंगे, कौन शामिल होंगे,
आप इसको प्राइमरीली का सिनोनिम अगर बताना चाहो तो ओरिजिनली कर सकते हो, इसके सिनोनिम के रूप में आप ले सकते हो ओरिजिनली, ठीक है, या आप इसे ले सकते हो इनिशियली, शुरुआती रूप में, ठीक है सब। तो इस स्कीम में प्राथमिक रूप से या शुरुआती रूप से शामिल होगा एक विशेष उद्देश्य, ठीक है, विशेष विशेष क्या, पर्पस फंड, उद्देश्य निधि, ठीक है, स्पेशल पर्पस फंड, ये कंसिस्ट ऑफ का ऑब्जेक्ट दे रखा है पूरा, स्पेशल पर्पस फंड, एक विशेष उद्देश्य निधि, स्टैब्लिश्ड जो स्थापित होगी, विद इन, विद इन मतलब होता है इनसाइड, ये प्रेपोजिशन है, किसमें शामिल होगी, ये शामिल होगी द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF में, इसमें शामिल होगी। विच विल, विच फिर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, किसके बारे में बताएगा, इसके बारे में, ये जो है ये काम करेगा, एक्ट एज का मतलब क्या है, सर्व एज, काम करना, इसी को तुम कहते हो फंक्शन एज, ये काम करेगा, किस रूप में काम करेगा भाई, द कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है प्रोटेक्टर या गार्डियन, संरक्षक मान लो, यहाँ पे जो इसका मतलब होगा वो यही होगा, गार्डियन, कीपर, प्रोटेक्टर, ये सब सिनोनिम होते हैं इसके, कस्टोडियन के रूप में काम करेगा, और फंड्स, और किसका कस्टोडियन, किसका संरक्षक, फंड्स का, निधि का, कोष का, ठीक है, फिर समझ लो। द स्कीम जो योजना है कौन सी, RDI, क्या करेगी वो उसमें शामिल करेंगे, क्या चीज को, स्पेशल पर्पस फंड को, ये फंड कौन सा है, फंड के बारे में ये एस्टेब्लिश्ड है, वो एडजेक्टिव है, बाद में दे रखा है, इसको इसीलिए बोलते हैं पोस्ट पोज एडजेक्टिव जब नाउन के बाद में हो। तो ये विशेष जो पर्पस फंड है ये एस्टेब्लिश्ड होगा किस में, ANRF में, ANRF कैसे काम करेगा, इस फंड के संरक्षक के रूप में, क्लियर है क्या, आगे आइए। द फंड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट लोन्स, द फंड्स, ये जो निधियां होंगी, निधि बोलते हैं इसको हिंदी में, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ये जो फंड्स होंगे ये होंगे इन द फॉर्म मतलब इस रूप में, किस रूप में होंगे, लो इंटरेस्ट लोन्स के रूप में, ऐसे ऋण के रूप में जो कम ब्याज दर पर मिलेंगे, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, तो ये है ऑब्जेक्ट इसका, ये है नाउन, ठीक है। तो जो फंड्स हैं वो किस रूप में होंगे, लो इंटरेस्ट लोन्स के रूप में होंगे। द ANRF इज कंसीव्ड एज, कंसीव जो है इसका मतलब है एनविजन्ड, या फिर इसको इमेजिन कह सकते हो, इसकी परिकल्पना की जाती है, ऐसा मान लीजिए, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, इसको आप एनविजन्ड कर सकते हो, इसको आप इनविजिज्ड कर सकते हो, परिकल्पना करने को बोलते हैं, ठीक है, कंसीव में एज लगता है, ठीक है। तो ये जो ANRF है ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है वो इज कंसीव्ड है, इसकी परिकल्पना की गई है, ये वर्ब हो गई, किस रूप में की गई है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल बॉडी, एक स्वतंत्र एक संस्थागत निकाय के रूप में, विद ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब यहां पे है कि इस पर किसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कह सकते हो, ओवरसाइट यहाँ पे नाउन है, वैसे ओवरसाइट का मतलब चूक भी होता है, लैप्स भी होता है, लेकिन फिलहाल इस ओवरसाइट का मतलब चूक नहीं है, इसका मतलब है डायरेक्शन कह दीजिए, ठीक है, निर्देशन में, ठीक है, ओवरसाइट मतलब सुपरविजन में, इनके गाइडेंस में, इसको आप सुपरविजन भी कह सकते हो, इसको आप गाइडेंस भी कह सकते हो, ये सब इसके मतलब होते हैं, ठीक है सब। तो इस पे किसका ओवरसाइट होगा, साइंस मिनिस्ट्री का, विज्ञान मंत्रालय का, किस लिए, एलोकेट करने के लिए फंड्स को, एलोकेट क्या होता है, अलॉट करना, बांट देना, एलोकेट क्या होता है, बांट देना, अलॉट कर दो, या इसको आप एडमिनिस्टर कर दो, या इसको आप असाइन कर दो, तो इसका काम होगा फंड्स को बांटना, किस लिए, बेसिक रिसर्च के लिए, और क्या करना, इंसेंटिवाइज करना, किसको, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को, निजी क्षेत्र की भागीदारी को, किस में, कोर रिसर्च में, कोर क्या होता है, जो सबसे मुख्य है, सेंट्रल है, कोर क्या होता है, जो मेजर है, मेन है, ठीक है, रिसर्च मतलब हो गया अनुसंधान। एक बार फिर समझ लेना भाई, यहां तक आपने फुल स्टॉप देख लिया, इसको पीरियड बोलते हैं, फुल स्टॉप को पंक्चुएशन मार्क्स की भाषा में, तो पीरियड देख लिया, इसका मतलब सेंटेंस पूरा हो गया है, एक बार फिर देख लो। ANRF नाउन है, नाम है,
दैट डिटरमिनर है। ANRF जो है उसकी परिकल्पना की जाती है, इज कंसीव्ड पैसिव वॉइस है किसका, फर्स्ट फॉर्म का। फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म से। तो ANRF की परिकल्पना की जाती है किस रूप में, एक स्वतंत्र संस्थागत निकाय के रूप में। ठीक है, अब इज कंसीव्ड में इज हेल्पिंग वर्ब, कंसीव्ड मैन वर्ब है, और एज है वो प्रेपोजिशन के रूप में काम करेगा। एंड डिटरमिनर है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल एडजेक्टिव है, बॉडी नाउन है। विद ओवरसाइट जिस पे सुपरविजन होगा, विद प्रिपरेशन ये इसका नाउन ऑब्जेक्ट है। बाय द साइंस मिनिस्ट्री विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, किस लिए, टू एलोकेट ये उद्देश्य है, इन्फिनिटिव है। बांटने के लिए फंड, फंड किसके लिए बांटना है, बेसिक रिसर्च के लिए। और क्या करना है, इंसेंटिवाइज करना है, ये भी इन्फिनिटिव है। किसको इंसेंटिवाइज करना है, किसको प्रेरित करना है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को, निजी क्षेत्र की भागीदारी को, किसमें, कोर रिसर्च में। इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिसर्च है, रिसर्च से पहले कोर है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ANRF हियर इज अ नॉवेल मूव। नॉवेल का मतलब है बेटा न्यू, नॉवेल का मतलब क्या है, न्यू। जो इन्वॉल्वमेंट है ANRF का जो ये इन्वॉल्वमेंट है, ये शामिल हो रहा है इसमें, ये सब्जेक्ट है, ये यहां पे है, इज है वो वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है। क्यों है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि अगर इज हेल्पिंग वर्ब होती तो उसके बाद ING मिल जाता, उसके बाद पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म मिल जाता। अगर ये मैन वर्ब होती तो कोई ना कोई इसका मतलब कोई एक्शन हो जाता, तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो इन्वॉल्वमेंट जो है ANRF का हियर यहाँ, वो एक नोवेल मूव है, वो एक नया कदम है। एज द न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पे जो एज है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसलिए है क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है, और इसका मतलब फिर है क्योंकि, क्योंकि कंजंक्शन के रूप में एज का मतलब क्योंकि होता है। क्योंकि जो न्यूली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो नई नई निर्मित जो संगठन है, इज मेंट टू बी, जो नया नया बना हुआ संगठन, ये सब्जेक्ट है। नया नया क्लोज स्टार्ट हो गया, नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया तो सब्जेक्ट आएगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नाउन है, क्रिएटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, न्यूली है वो यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, तो नया नया बना हुआ संगठन, इज मेंट टू बी। मेंट टू बी का मतलब होता है इसका उद्देश्य ये है, ये इसलिए बनाया हुआ है। मेंट टू बी का मतलब ये है। ठीक है, मेंट टू बी का मतलब इसका इरादा ये है, इसकी कल्पना इसलिए की गई है, ये इसलिए बना है। सपोज्ड टू बी कह सकते हो, सपोज्ड टू बी, या इंटेंडेड टू बी, मतलब इसका लेना देना इस चीज से है। तो क्योंकि जो नया संगठन बना है उसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, सिमिलर, इसको सिमिलर कह सकते हो, इसको अलाइक कह सकते हो, इसको इक्वल कह सकते हो। ठीक है, तो इसके मायने ये हुए कि ये एक समान होगा किस चीज के, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के। मैकेनिज्म मतलब तो प्रणाली हो गया, सिस्टम हो गया। क्लियरेंस का मतलब है यहाँ पे कोई भी चीज को क्लियर करने से। क्लियर का मतलब यहाँ पे आप अनुमति मिल जाए आपको, तो इसको आप क्या कह सकते हो, क्लियरेंस को परमिशन कह दो, परमिशन। ठीक है, इसको आप परमिशन कह दीजिए, इसको आप अप्रूवल कह दीजिए। क्या कह सकते हो, अप्रूवल। ठीक है, अब देखो, फॉर फंडिंग रिसर्च, रिसर्च फंड मतलब रिसर्च को फंड करने के लिए और डेवलपमेंट को फंड करने के लिए, फॉर यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, किसके लिए, विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों के लिए। तो जो इन्वॉल्वमेंट है ANRF का, वो एक नया मूव है, क्योंकि जो नया नया संस्थान बनाया गया है वो लगभग बराबर होगा किस चीज के, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के। मतलब ये एकल खिड़की, एक ही विंडो से आप कोई चीज का क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, किसके लिए, रिसर्च को फंड करने के लिए, है ना, डेवलपमेंट को फंड करने के लिए। और ये करना किसके लिए है, तुम्हें रिसर्च डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। क्लियर है साहब, नेक्स्ट पे आइए। अगला कह रहा है कि इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, इट सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और एक्सपेक्टेड मैन वर्ब है। ऑल्सो की कहानी हमसे अपरिचित नहीं है, क्योंकि ऑल्सो हमने बहुत बार पढ़ा है, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है, यह भी आशा की जाती है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का। टू गेट अबाउट 70% ऑफ इट्स बजट फ्रॉम प्राइवेट रिसोर्सेज, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि भाई 70% जो है
इसके बजट का 70% जो है वो कहां से मिलेगा? प्राइवेट सोर्सेज से मिलेगा, निजी स्रोतों से मिलेगा। टू गेट, एक्सपेक्टेड टू गेट, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो ये भी एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है? कि साहब हम बजट का, अपने बजट का, इसके बजट का 70% लगभग कहां से मिलेगा? प्राइवेट सोर्सेज से। इन सम, इन सम का मतलब कुल मिलाकर, आप इसको कहिए सारांश में, है ना। इन सम का मतलब क्या होता है? जो चीज सारांश में है। इसको आप वैसे कह सकते हो, इन शॉर्ट मान लीजिए, या इसे आप इन ब्रीफ मान लीजिए, या ब्रीफली मान लीजिए। इन सम, संक्षेप में, थ्रू द आरडीआई एंड एएनआरएफ। थ्रू जो होता है भाई, इसका उच्चारण भी याद रखें, थ्रू पढ़ना है। और इसको हिंदी में बोलते हैं में से होकर। वैसे तो कोई मीनिंग होता नहीं है हिंदी में, ये प्रेपोजिशन है, लेकिन इसका मतलब लगभग ऐसा होता है, ठीक है। वैसे इसको यहां पे निकाल सकते हो के माध्यम से, ऐसा मीनिंग यहां मिल रहा है, ठीक है, के माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है। तो आप शॉर्ट में यो कह सकते हो कि आरडीआई और एएनआरएफ के माध्यम से द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू स्टेक द बोल्ड क्लेम। स्टेक क्लेम का मतलब होता है दावा करना। स्टेक क्लेम एक फ्रेज है, इसका मतलब है दावा करना। तो इनके माध्यम से सरकार, ये सब्जेक्ट, ये देख रही है, ये वर्ब, क्या क्या सोच रही है? एक साहसिक दावा करने का। बोल्ड मतलब बहुत ही करेजस, बहुत ही जिसमें बहादुरी चाहिए। दैट इट हैज प्लेड इट्स पार्ट, क्या दावा कर रही है? दैट कंजंक्शन आ गया। कंजंक्शन आ गया तो भाई सब्जेक्ट के दर्शन हो गए, और हेल्पिंग वर्ब के दर्शन हो गए, और मेन वर्ब के दर्शन हो गए। सब्जेक्ट और वर्ब मिलती है कंजंक्शन के बाद, दो क्लोजेस को जोड़ता है कंजंक्शन। तो इनके माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो ये देख रही है कि साहसिक एक दावा किया जाए, और दावा ये कि भाई इसने तो अपनी भूमिका निभा दी है, इसने तो अपनी तरफ से जो करना था वो कर दिया है, प्ले कर दिया है अपना पार्ट, गवर्नमेंट का अपना पार्ट। इट पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है। एंड दैट इट इज नाउ अप टू प्राइवेट सेक्टर, और अब अप टू दिस, अप टू दिस मतलब अब इसकी बारी है। इट इज अप टू यू, ये तुम पर डिपेंड है, ठीक है। इट इज अप टू मी, ये मुझ पर डिपेंड है। तो नाउ इट इज अप टू प्राइवेट सेक्टर, अब ये निजी क्षेत्र पर डिपेंड करता है। दैट, फिर कंजंक्शन लगा दिया, ये कंजंक्शन है ही, ठीक है। एंड और ये बताया कि, ठीक है, एक तो साहसिक कदम क्या उठाया कि उसने अपनी भूमिका निभा दी है, और एक ये बताया कि अब ये सब जो है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, कि अब ये बात प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड करती है टू कम फॉरवर्ड, कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए। एंड रिवर्स द रेशियो, रिवर्स का मतलब उल्टा कर दे, रिवर्स का मतलब फ्लिप कर दे, चेंज कर दे, एकदम पलट दे बाजी। द रेशियो, उस अनुपात को, फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट टुडे, कि जहां से सरकार जो है आज, अकाउंट फॉर का मतलब होता है फॉर्म, बनाना, फॉर्म दैट टोटल ऑफ समथिंग, फॉर्म दैट टोटल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कितना हिस्सा आप कवर करते हो उसको बोलते हैं क्या? अकाउंट फॉर। तो अकाउंट फॉर ये काम करेगा, ठीक है। तो उस रेशियो को बदल दे, जहां सरकार आज जो है लगभग इतना प्रतिशत R&D का स्पेंड करता है, खर्च करता है। भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है, स्पेंड होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसका 70% खर्च करता है सरकार। अब सरकार चाहती है कि अब प्राइवेट सेक्टर खर्च करे, हम नहीं करेंगे खर्च। समझ में आ गई बात? हाउ एवर, बेटा कंजंक्टिव एडवर्ब है, बता रखा है बहुत बार, ये कंजंक्शन का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है, और ये विरोधाभासी है। तो हालांकि ऑलरेडी इंसिपिएंट, इंसिपिएंट का मतलब होता है जो शुरुआत की स्थिति में है, ये इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। इनिशियल स्टेज, शुरुआती चरण में है। एम्ब्रायोनिक जिसको बोलते हैं वो वाला है, ये शुरुआती स्टेज में है, ठीक है। ये बिगिनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये नेसेंट है, एक नेसेंट भी होता है, शुरुआती स्टेज में है। तो क्या कह रहा है? हालांकि पहले से ही गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े एम्बिशंस, पहले से ही, ऑलरेडी इंसिपिएंट, पहले से ही शुरुआती स्टेज में, क्या? इन द गवर्नमेंट टॉल एम्बिशंस, टॉल का मतलब होता है लॉफ्टी या हाई, बहुत बड़े बड़े जो महत्वाकांक्षाएं हैं गवर्नमेंट की। आर ट्रेसेज, वो चिन्ह हैं, ट्रेसेज मतलब मार्क्स हैं, चिन्ह हैं। और व्हाट हैज कॉज्ड, कि किस चीज ने, प्रीवियस सच स्कीम्स, ऐसी पिछली स्कीम्स को, कॉज टू फॉल्टर, क्या चीज वो थी जो कारण बनी पिछली स्कीम्स के लड़खड़ाने का? इस फॉल्टर का मतलब क्या है? स्टंबल है, लड़खड़ाना, ठीक है। इसी को आप कह सकते हो वैसिलेट, डगमगाना। इसी को आप कह सकते हो वेवर, डगमगाना,
ठीक है। फिर समझ लो हालांकि, ऑलरेडी इंसिपिएंट, हालांकि पहले से ही शुरुआत ही हम कर रहे हैं। इन द गवर्नमेंट्स टोल एम्बिशंस, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े वादे हैं वो, अब ये आर इसके लिए आ रहा है ना। तो पहले से ही इंसिपिएंट स्टेज में है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े वादे जो हैं वही क्या हैं, ट्रेसेस हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, किस चीज के, कि क्या वो चीजें थी, ये व्हाट की वर्ब है, हैज कॉज्ड, जो कि बनी कारण किस चीज का, फॉल्टर करने का, डगमगाने का। डगमगाना किसको था, प्रीवियस सच स्कीम्स को, ऐसी ही पिछली योजनाओं को। प्रीवियस एडजेक्टिव है, सच भी डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, कोई बात नहीं, स्कीम्स नाउन है। ठीक है, सच के बाद में याद रखिएगा कि सच के बाद सीधा सीधा प्लूरल नाउन आ जाती है। अगर सिंगुलर लेते हो तो उससे पहले ए या एन आ जाता है। अंतिम चीज देखिए, द फर्स्ट ऑफ दीज इज कंजर्वेटिज्म। इनमें से पहली चीज, मतलब जो बड़े बड़े वादे हैं, जो इनके चिन्ह है, ये बताया ना। तो इनमें से पहली चीज जिसके कारण की पिछली योजना लड़खड़ा गई वो है कंजर्वेटिज्म। दकियानुसी विचार। दकियानुसी विचार मतलब जो काउंटर रेवोल्यूशन हो, काउंटर रेवोल्यूशन मतलब क्रांति नहीं आनी चाहिए, हम लीक पीटते रहेंगे। ये एक प्रकार से क्या है, ट्रेडिशनलिज्म है। ये एक प्रकार से परंपरावाद है, रूढ़िवादिता है, जो है सो ही बस हम करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, इनोवेशन नहीं लाने देंगे, वो है। तो द फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है इसलिए द लग रहा है। तो पहला जो इनमें से है, इनमें से पहला फर्स्ट की वर्ब है इज, वो है कंजर्वेटिज्म, ये है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में ये है नाउन, क्योंकि आईएसएम एंडिंग वर्ड जनरली नाउन होते हैं। तो उनमें से पहली चीज जिसके कारण ये स्कीम्स जो हैं वो फॉल्टर की, डगमगाई, लड़खड़ाई, वो है दकियानुसी विचार। ये था साहब आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।